गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 19 जून है तो डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में देखेंगे दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण और जनसत्ता से पेपर में प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू और इन कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है। साथ ही निबंध के टॉपिक को भी देखते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज के महत्वपूर्ण टॉपिक कौन कौन से जिस पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे महिलाओं पर सबसे ज़्यादा घरेलू हिंसा और अन्य उत्पीड़न का मार झेल रही है, तो इससे संबंधित एक रिपोर्ट आया, उस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ विशाखा गाइडलाइंस दिशा निर्देश क्या है, क्योंकि अभी पॉस अधिनियम 2023 चर्चा में था हाल के दिनों में, तो यह महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित है कार्यस्थल पर, तो उस पर भी हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का पर जस्टिस वर्मा समिति की रिपोर्ट क्या है, महिला सुरक्षा संबंधित अन्य पहल क्या की गई है सरकार की, इन सारे मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे। आगे बढ़ेंगे और जापानी तकनीक से हरे भरे होंगे राष्ट्रीय राजमार्ग, तो नया तकनीक क्या है, जापानी तकनीक क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। भारत की बौद्ध कूटनीति अब होगी ज़्यादा धारदार, तो बौद्ध कूटनीति क्या होती है, भारत की विदेश नीति के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। फिर सीडीएस ने साइबर स्पेस के अभियानों के लिए जारी किया संयुक्त सिद्धांत, तो यह सिद्धांत क्या है जो संयुक्त रूप से साइबर स्पेस के लिए उपयोगी होगा, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। बिहार में उद्घाटन से पहले गिरा एक और पुल, तो केस स्टडी के तौर पर समझेंगे कि प्रशासनिक भ्रष्टाचार, राजनीतिक भ्रष्टाचार और भी हम किस संदर्भ से इसे भ्रष्टाचार के मानकों के साथ जोड़ के देख सकते हैं, क्या जवाबदेहिता और उत्तरदायित्व होता है, इस सारे मामले को हम देखेंगे। साथ ही आगे बढ़ेंगे, जीवाश्म ईंधन पर घटे हैं निर्भरता, तो इसके संदर्भ में भारत का ऊर्जा लक्ष्य क्या है, पंचामृत घोषणा क्या है। फिर CII ने मनरेगा के तहत अधिक मजदूरी की वकालत की है, तो यह किस प्रकार से मनरेगा मजदूरों के लिए उपयोगी होगा। फिर भारत में यह किस प्रकार से समृद्धि ला सकता है, सारे तथ्यों की जांच करेंगे। संपादकीय में देखेंगे तकनीकी कौशल पर मंदी की मार है, तो हम सारे तथ्यों के साथ आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, युक्ति है इसको सपोर्ट कीजिएगा। इस बार कोड को स्कैन करके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन पर कमेंट सेक्शन बॉक्स में भी आप चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर जाकर MCQ आप जरूर दीजिएगा, डेली MCQ होता है। आप इस बार कोड को स्कैन करके गूगल स्कैनर से भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं वेबसाइट www.yuktis.in, और आप संबंधित चीज़ों को देख सकते हैं। अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल आइकन को भी साथ साथ दबाइएगा, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो देखिए एक मेंटरशिप प्रोग्राम आप लोग के लिए BPSC के लिए स्टार्ट किया गया है, UPSC के लिए स्टार्ट किया गया है, जो इसमें हम लोग टॉपिक वाइज चीज़ों को कवर कर रहे हैं। अगर आप लोग को इच्छुक है तो आप लोग को न्यूनतम शुल्क देकर इसका लाभ ले सकते हैं। इसके लिए आज आप लोगों को सारी चीज़ें बता दी जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला टॉपिक है महिलाओं पर सबसे ज़्यादा घरेलू हिंसा और उत्पीड़न का मार हो रहा है। देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस साल अब 12,600 शिकायतें प्राप्त हुई, जिससे सबसे अधिक शिकायत उत्तर प्रदेश में दर्ज कराई गई है। जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, तो आधिकारिक आंकड़ों के मामले के सामने आई है। तो चलिए मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा राष्ट्रीय महिला आयोग क्या है, राष्ट्रीय महिला आयोग क्या है, क्योंकि ये सब चीज़ें पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं, इसलिए दोबारा इस पर ज़रूरत नहीं हो। बस आप लोग सर्च करके आंसर दे दीजिए इसमें इसके अध्यक्ष कौन है। अभी ही हाल में एक और भी मामला आया था जिस पर मैं चर्चा करूंगा। आयोग की ओर से जारी आंकड़े के मुताबिक सबसे अधिक शिकायत गरिमा का अधिकार श्रेणी में प्राप्त हुई है, जिसमें घरेलू हिंसा के अलावा अन्य उत्पीड़न भी शामिल है। देखिए घरेलू हिंसा, बहुत से मायनों में घरेलू हिंसा को हम लोग समझ ही नहीं पाते कि घरेलू हिंसा का मानक क्या होगा, स्तर क्या होगा और इसकी मात्रा क्या होगी, प्रत्येक व्यक्ति विशेष के लिए वो घरेलू हिंसा अलग अलग होती है। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य होगी कि घरेलू हिंसा के संदर्भ में जब भी बात होती है, हम मात्रा, स्तर और मानक के संदर्भ में ही चर्चा करेंगे। तो इसी के संदर्भ में आगे देखिएगा बात की गई है, जिसमें हम लोग इस श्रेणी में आयोग को कुल लगभग 3100 शिकायतें प्राप्त हुई। वो शिकायतें हैं जो आपको महिला आयोग तक पहुँची है। हालाँकि देखिए महिला आयोग तक सभी मामले नहीं पहुँचते हैं, हम थाना तक नहीं पहुंच पाते, बहुत से सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण, पारिवारिक दायित्व के कारण हम लोग नहीं पहुंच पाते, पर जितने मामले पहुंचे उसी के अनुपात को हम लोग अगर मान ले तो देश में महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, और उत्पीड़न में सभी उत्तरदायी है। ऐसा नहीं कि केवल महिला ही पुरुष ही उत्तरदायी है, यहाँ पर महिला भी
पुरुष ही उत्तरदायी नहीं है कि महिला वर्ग भी इसका उत्तरदायी कारक माना जाता है। हाँ, पुरुष एक कारक हो सकता है तो महिला भी एक कारक हो सकती है। तो आपको यह समझना होगा कि यह जो मामले आते हैं उसमें भागीदारी किनकी होती है। इसी को लेकर दहेज उत्पीड़न के मामले में 1957 शिकायतें आई, छेड़छाड़ के मामले में 817 शिकायतें आई, तो पुलिस और उदासीनता को लेकर 518 शिकायत। अभी एक हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है, उत्तर प्रदेश की लड़की है जिसमें SHO है उनका, जिनको उत्पीड़न के मामले में केस दर्ज कराना, वो समय से उसका कार्य निष्पादन नहीं कर रहे। बहुत वायरल हुआ था, लोग राष्ट्रीय स्तर पर उसको हैशटैग चलाया था। तो आप समझ सकते हैं राष्ट्रीय, जब तक पुलिस प्रशासन या हमारा व्यवस्था महिलाओं के उत्पीड़न के संदर्भ में सहायता नहीं देगी, इस प्रकार के मामले आते हैं। अब देखिएगा, ध्यान रखने की बात है कि जो भी बातें आ रही हैं उसमें आयोग के आंकड़े के अनुसार सबसे ज़्यादा मामले उत्तर प्रदेश, इसके बाद दिल्ली और महाराष्ट्र है। तो आपको श्रेणी याद रखनी है। अगर आपको ये कहाँ प्रयोग कर सकते हैं, जब भी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, हम इसके नेगेटिव पॉइंट में इसकी चर्चा किए बिना आगे नहीं बढ़ सकते कि हम जितना भी सशक्तिकरण कर ले, जब तक हम महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित मामलों को घरेलू या कार्यस्थल पर, जिस प्रकार के कार्यस्थल पर घरेलू या कार्यस्थल पर हम इस प्रकार के हिंसा को कम नहीं करते हैं, उत्पीड़न को कम नहीं करते हैं, तब तक हम महिला सशक्तिकरण के मुद्दे को बेहतर निष्पादन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। अब यह चिंताजनक है, बहुत ज़रूरी है इस पर समाधान ढूंढने का। हम प्रयास भी कर रहे हैं, इसके लिए सरकार भी प्रयास कर रही है, पर यहाँ सामाजिक दायित्व, प्रशासनिक और राजनीतिक के दायित्व से अधिक सामाजिक दायित्व इम्पॉर्टेंट करता है। सामाजिक दायित्व आपको, अगर आप बेहतर समाज का निर्माण करना चाहते हैं तो व्यक्तिगत स्तर पर आपको जवाबदेह बनना होगा कि हम महिलाओं के प्रति सम्मानजनक भाव को पैदा करें। इसके लिए हम इसके लिए घरेलू स्तर पर बहुत सी योजनाओं को लागू करवा सकते हैं। केस स्टडी के तौर पर हम इसे क्या कर सकते हैं, केस स्टडी के तौर पर हम समायोजित करवा सकते हैं। हम रोल मॉडल अपना सकते हैं, रोल मॉडल तकनीक अपना सकते हैं। रोल मॉडल होता है ना, रोल मॉडल और तकनीक, जिसमें कोई एक बेहतर दंपत्ति है, उसका जीवन बेहतर चल रहा है सार्वजनिक जीवन पर, तो हम उसको रोल मॉडल के तौर पर, जैसे हम चुनाव आयोग के लिए ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर सकते हैं। इसी तरीके से पारिवारिक जीवन के लिए, तो ये सब तकनीक अपनाकर हम घरेलू हिंसा पर हम व्यापक रूप से क्या कर सकते हैं, व्यापक रूप से प्रचार प्रसार कर सकते हैं महिला उत्पीड़न को लेकर। कैसे हम बेहतर काम कर सकते हैं, उसके लिए हम स्लोगन तकनीक अपना सकते हैं, जिस पर घरेलू हिंसा को रोका जा सके। जब तक महिला सशक्त नहीं होगी, जब तक महिला सजग नहीं होगी, तब तक हम समाधान के अर्थ नहीं ढूंढ सकते। ऐसा नहीं कि जो उत्पीड़न हो रहा है वही महिला की मैं बात कर रहा हूँ, जो उत्पीड़न कर रही उस महिला की भी मैं बात कर रहा हूँ। जब तक उनमें सहजता, जब एक सिंपल सा देखिएगा, जब एक माँ होती है, उसकी दो बेटियाँ होती, एक बेटी जो अपनी उसकी होती है, और एक बेटी जो उसको ससुराल के लिए आती है, उसके बेटे पुत्र से उसका विवाह होता है। इस बेटी के साथ उसका सकारात्मक पॉजिटिव भावनाएं होती हैं, और इस बेटी के साथ जो दूसरे घर से आई, उसके पुत्र के साथ उसका विवाह हुआ है, जिसे हम बहू कहते हैं, तो उसके साथ नेगेटिव उसका व्यू होता है। हाँ, बहुत से लोगों में पॉजिटिव होता है, पर अधिकतर के साथ नेगेटिव होता है। तो यह महिला ही उत्तरदायी होती है ना। सबसे पहली कड़ी तो आपको यह समझना होगा, हम जितना सकारात्मक इसके साथ व्यवहार करें, उतना सकारात्मक इसके साथ व्यवहार कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि केवल यही उत्तरदायी है, यह भी समझने की बात होगी। यह पुत्री जो दूसरे घर से आती है, वो भी कहीं नेगेटिव व्यू से आपको चीज़ें इम्पैक्ट डालती है परिवार को। तो इसलिए प्रत्येक महिला को अपने उत्पीड़न के संबंधित भावनाओं को समझना होगा। जब तक आप जवाबदेह नहीं बनिएगा, जब तक समायोजित रूप से निष्पादन करने के तरीके नहीं ढूंढ पाइएगा, तब तक ये सब चीज़ें उत्तरदायी नहीं होगी, बेहतर नहीं हो पाती। अगर हम बात करें कार्यस्थल, देखिए उससे पहले देखिए कार्यस्थल की बात हो रही थी, जिसमें हम बात करते थे विशाखा गाइडलाइंस। देखिए कार्यस्थल को क्यों मैं चर्चा में किया हूँ। अब यहाँ घरेलू हिंसा की बात हो रही थी, मैं कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न की बात कर। अभी हाल ही में पोस एक्ट एक चर्चा में रहा, 2013 जो पोस एक्ट है, जिस पर चर्चा रहा, जिसमें घरेलू कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न की बात करता है। तो इसी के संदर्भ में विशाखा गाइडलाइंस 1997 में आया था, जिसमें ऐतिहासिक निर्णय लिए गए थे। इसके बाद हम बात करते हैं, जब इससे दिशा निर्देश कैसे दिया गया था 2013, इसी को क्या कहते हैं, उत्पीड़न निवारण अधिनियम 2013, जिसे पोस एक्ट के तहत हम बात कर रहे थे, बनाया गया। इस एक्ट के तहत बातें की गई कैसे कार्यस्थल होना
होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय क्या बोलता है? सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 15 के तहत धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के खिलाफ बात करता है कि प्रावधानों में आसानी से शक्ति प्राप्त होगी। प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, मापदंडों जैसे मामले जो होंगे उसमें महिला के सभी प्रकार के भेदभाव उन्मूलन कन्वेंशन जिसे भारत 1993 में अनुमोदित किया है। अब यहाँ ध्यान देना होगा, महिलाओं पर खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव, जिसमें हम घरेलू हिंसा की भी बात करते हैं। तो इसलिए मैं इस एक्ट के संदर्भ में बातें कर रहा था। तो आपको समझना यह होगा कि हमें कैसे हम अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ आगे बढ़े। देखिए, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के लिए जस्टिस वर्मा समिति सिफारिश की गई है, जिसमें उन्होंने क्या किया, जस्टिस समिति पोस्ट जो अधिनियम है, यह अधिनियम जो 2013 का दायरे को शामिल किया जाना चाहिए घरेलू कामगारों को। तो घरेलू कामगारों के तौर पर महिला उत्पीड़न, घरेलू हिंसा भी सामने आती है। ध्यान यहाँ पर देने की आवश्यकता होगी। आपको घरेलू कामगार जब बात करते हैं तो यहाँ पर घरेलू हिंसा के तौर पर भी हमको देखने की आवश्यकता होगी। व्यापक और भी हम इसे शामिल कर सकते हैं। अब यह एक सुलह प्रक्रिया का प्रस्ताव करता है, जहां पर शिकायतकर्ता और प्रतिवादी शुरू से बातचीत और समझौते के माध्यम से क्या करेंगे, हल को प्रोत्साहित करेंगे। ये सब चीज़ें बातें हो रही है। नियोक्ता को यौन उत्पीड़न, देखिए यहाँ पर ध्यान रखना, नियोक्ता जो घरेलू कामगारों को नियुक्त करेगा वो यौन उत्पीड़न के शिकार हुई महिला को मुआवजा देना चाहिए, ऐसी वर्मा समिति बोलती है। जो विशाखा गाइडलाइन जो सरकारी या निजी, सार्वजनिक प्लस निजी जो संस्थान होते हैं वहाँ पर कार्यस्थल की बात कर रही है, पर घरेलू जो कामगार हैं जो आपके घरों में रहते हैं उनके लिए बात नहीं करता है। तो इसी में जस्टिस वर्मा समिति इसकी बात करते हैं और बोलते हैं कि उनको भी मुआवजा की अधिकार देना चाहिए। अब पोस्ट जो अधिनियम है, आंतरिक शिकायत समिति जो इंटरनल जो कंप्लेंट कमेटी है जिसे ICC कहते हैं, बजाय एक रोजगार न्यायाधिकरण की स्थापना की बात करते हैं। तो आपको मुझे बताना है कॉमेंट सेक्शन में, न्यायाधिकरण, संविधान में न्यायाधिकरण की चर्चा कहाँ पर, किस अनुच्छेद में की गई है। तो आगे हम बात करेंगे और वहाँ पर कौन कौन से न्यायाधिकरण की चर्चा है। अब आगे हम बात करें तो यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा इस एक्ट के तहत हम करते क्या है। पोस्ट अधिनियम 2013, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एक्ट, वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोविजन और जो रिलेशनल 2013 एक्ट है उसके तहत हम करते क्या है। जो कार्यस्थल महिलाओं के द्वारा क्या करते, यौन उत्पीड़न के मुद्दे संबोधित करने के लिए वर्ष 2013 में भारत सरकार द्वारा अधिनियमित किया गया, जो विशाखा गाइडलाइंस के तौर पर जो आपको 1997 आया था उसका आगे का क्रम माना जाता है, इसका अगला कड़ी माना जाता है। इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है, महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और अनुकूल कार्य वातावरण देना, यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा देना। देखिए यह एक्ट बहुत चर्चा में, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें नियुक्तियों की बात की है, तो इसलिए मैं इस एक्ट को यहाँ पर शामिल कर दिया जब महिला उत्पीड़न की बात हुई थी। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इस अधिनियम के तहत उत्पीड़न को परिभाषित किया गया, यौन उत्पीड़न को। तो जब यौन उत्पीड़न को यहाँ परिभाषित किया गया है तो वैसे ही ध्यान रखिएगा, वैसे ही घरेलू हिंसा को भी परिभाषित करने की आवश्यकता है और उसके लिए नियम कानून बनाने की आवश्यकता है और भी व्यापक तरीके से उसको संजोग करने की व्यवस्था है। इसमें हम बात करते हैं शारीरिक संबंध की, मौखिक या गैर मौखिक आचरण की बात करते हैं, अनुरोध की बात करते हैं, यौन टिप्पणी की बात करते हैं, अश्लील साहित्य दिखाने की बात करते हैं, शारीरिक संपर्क की बात करते हैं, यौन प्रगति की बात करते हैं, यौन संबंधों में मांग की बात करते हैं। ये सब क्या होता है आपको पास पोस्ट एक्ट के तहत वर्जित है। अब ध्यान रखिएगा, महिला सुरक्षा को लेकर अन्य पहल क्या किया गया, वन स्टॉप सेंटर योजना चलाया गया, उज्ज्वला योजना चलाया गया जहाँ तस्करी रोकथाम, बचाव, तस्करी, वाणिज्य यौन शोषण ऐसे एकीकरण हेतु कार्य किया जा रहा है। 100 धारा योजना जिसे गृह कठिन परिस्थितियों में महिलाओं हेतु योजना चलाया गया है। नारी शक्ति पुरस्कार चलाया जिससे हम महिला सशक्तिकरण में आपको बेहतर तरीके से काम कर सके। देखिए हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा है, सर्वोच्च न्यायालय जब जितने भी राज्य हैं केंद्र शासित प्रदेश में महिला और विकास मंत्रालयों के कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम और निषेध निवारण अधिनियम 2013 अधिनियम के तहत जिला अधिकारियों को नियुक्त करने का निर्देश दिया है। किसको किया गया है के तहत जिला अधिकारियों को नियुक्त करने की बात किया है, अर्थात ताकि कानून को प्रभावी क्रियान्वयन किया जा सके, सुनिश्चित किया जा सके। इसमें जिला अधिकारी की भूमिका क्या हो सकती है, इसको समझने की आवश्यकता है। अधिकारी नियुक्त करने का आदेश देता है जो अधिनियम महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, यही क्रियान्वयन कर सकता है, इसके बारे में बातें की गई है। अब है कि यह बोलेगा क्या, करेगा क्या। जिलाधिकारी 10 से कम श्रमिकों वाले छोटे प्रतिष्ठानों में कार्य के महिलाओं और उससे मामलों में जहां हमलावर में नियुक्ता करते हैं, जो ध्यान रखिएगा शिकायतें प्राप्त करने के लिए स्थानीय शिकायत समिति LCC का गठन करेगा। पहले ICC का गठन होता है, फिर LCC का गठन होता है, यह क्रम याद रखना है आपको। इसके आगे हम एक जिलाधिकारी क्या कर सकता है, जिम्मेदारियों को ग्रामीण आदिवासी शहरी क्षेत्रों में अधिनियम के नोडल अधिकारी तो नियुक्ति करता है। अब ये सब चीज़ें होंगी। नोडल व्यक्ति क्या करेगा, नोडल व्यक्ति यह करेगा सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के प्रत्येक
के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए महिला और बाल विकास जो मंत्रालय अपने प्रमुख सचिवों के माध्यम से विभाग के भीतर एक नोडल व्यक्ति, किसके द्वारा, प्रमुख सचिव जो होंगे उसके माध्यम से विभाग के अंदर नोडल व्यक्ति की पहचान कर विचार करेगा और जो पोस्ट अधिनियम है जो 2013 का एक्ट है उसके समन्वय, निगरानी और सहायता करेगा। तो ये नोडल एजेंसी भी बेहतर काम कर सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का राय दिया गया है। यह चीज़ें समझिएगा, यह जो व्यक्ति है इस अधिनियम अर्थात जो पोस्ट एक्ट अधिनियम 2013 उसके संबंधित मामलों केंद्र सरकार के साथ समन्वय करने का सक्षम होगा। ये सब बातें बोली जा रही है। कुल मिलाकर देखिए, यहाँ से प्रश्न भी आपको 2010 यूपीएससी में पूछे गए, जो आप लोग डिमांड कर रहे थे। यहाँ पर देखिए प्रश्न दिया गया है आपको, यहाँ जो शुरू किया गया स्वधारा स्वसिद्धि महिलाओं के विकास के लिए, अर्थात महिलाओं के कैसे हम प्राकृतिक आपदाओं, आतंकवाद जैसी बची महिलाओं के लिए जो बातें करते हैं उससे संबंधित प्रश्न है। आप इसका कमेंट सेक्शन में उत्तर दीजिएगा। इसका उत्तर क्या हो सकता है, प्रीवियस ईयर 2010 यूपीएससी में पूछा गया है। इसका उत्तर देने के लिए आप कमेंट सेक्शन का प्रयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए जापानी तकनीक में हरे भरे होंगे राष्ट्रीय राजमार्ग, जो नेशनल हाईवे होते हैं वो मार्ग। पहले समझिए कि जापानी पद्धति है क्या। देखिए मियावाकी पौधारोपण के को मियावाकी पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। यह जापान की पारिस्थितिकी बहाली और वनीकरण विकास के लिए जो वनों का विस्तार है उसको बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका उद्देश्य कम समय में घने देशी और जैव विविधता वाले पौधों का निर्माण करता है, जो सब कम समय में अधिक विविधता लेकर आ सके, जैव को बढ़ावा दे सके, वनों के वनावरण को बढ़ा सके, उन ऐसे पौधों का प्रयोग किया जाता है। ये वन जो है भूजल में बनाए रखते हैं, भूजल के स्तर को बनाए रखे। इस पद्धति से पेड़ 10 गुना तेजी से बढ़ते हैं, ध्वनि और धूल अवरोधक के रूप में कार्य करते हैं। इस पद्धति को लागू करने के लिए स्थानीय जो जलवायु है, मिट्टी की स्थितियों की जीवता रखने के पौधों को स्वदेशी प्रजातियों के रोपण को ध्यान दिया जाता है। इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट यह है कि स्वदेशी प्रजातियाँ, मान लीजिए आपका यह क्षेत्र है, यहाँ का स्वदेशी प्रजाति कुछ और होगा और यहाँ का स्वदेशी प्रजाति कुछ और होगा। ऐसा नहीं पूरा देश में एक ही स्वदेशी प्रजाति का पौधा होता है। आपके भू क्षेत्र के आधार पर, भू खंडों के आधार पर भी स्वदेशी पौधा होता है। अगर हम पूर्वोत्तर के पौधों को लाकर यहाँ पर रोपेंगे तो यहाँ का जो स्वदेशी पौधा है उसकी क्षति हो जाएगी, क्योंकि विदेशी पौधा क्या होता है, विदेशी प्रजाति, विदेशी पौधा उस पर हावी होने लगता है, क्योंकि वो संदर्भ में आपको चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। यही तकनीक को अपनाएगा। आपको 53 एकड़ ज़मीन को चिन्हित किया गया है जहाँ पर यह बातें की जा रही है। हम एकड़ भूमि पर हरियाणा कॉरिडोर में इसका उपयोग करेंगे, ये सब बातें की गई। कुल मिलाकर आपको यह तकनीक याद रखनी है। अगर आपसे कहीं प्रश्न पूछता है कि हम वनावरण को कैसे बेहतर कर सकते हैं, वनावरण को कैसे मात्रा को बढ़ा सकते हैं, उसके लिए यह तकनीक की चर्चा कर सकते हैं, जिसमें स्वदेशी पौधों के विस्तार की बात की जाती है। क्लियर है? चलिए आगे हम बात करेंगे। भारत में बौद्ध कूटनीति अब होगी और भी ज़्यादा धारदार होगी। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बौद्ध कूटनीति अब ज़्यादा धारदार होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून को प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के पास ही नालंदा विश्वविद्यालय के लिए एक नए कैंपस का उद्घाटन किया। अब ध्यान रखिएगा यह कैंपस काम कैसे करेगा। बौद्ध धर्म मानने वाले प्रमुख देशों जिसमें श्रीलंका, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, भारत के प्रति वैसे ही सद्भाव बनाए रखने की कोशिश होगी जैसा कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में किया जाता था। हम बात करते हैं जब हम नालंदा विश्वविद्यालय की बात करते हैं ना, नालंदा विश्वविद्यालय की, तो वहाँ पर बौद्ध विस्तारों की बात होती है। बौद्ध विस्तार कैसे होते थे, बौद्ध धर्म भारत में, यहाँ पर बिहार था, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय, यहाँ पढ़ने के लिए विदेशों से लोग आया करते थे, विदेश से आया करते थे। अपने देश में पहले प्रारंभिक परीक्षा पास करके यहाँ पर आके फिर पुनः परीक्षा देते थे, अर्थात प्रवेश परीक्षा देते थे। उसके बाद इनकी नियुक्ति यहाँ पर होता था विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए। ध्यान रखिएगा, इसके लिए आपको सांसदों को सबसे बड़ा, अभी तक अमेरिकी सांसदों सबसे बड़ा दल 19 जून को ही 14वें दलाई लामा से मुलाकात करने जा रही है। इसी के लिए 18 अमेरिकी सांसद इसके साथ। मैंने कल ही बताया था आपको तिब्बती जो विस्तार बात हो रही है विदेश नीति के तौर पर, उसी के अंश के तौर पर इसे देखिएगा आप लोग भी। यह कूटनीतिक दौर पर हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर विदेशी मंत्रालय इस तरह के बौद्ध सर्किट का निर्माण करेगी, बौद्ध देशों का निर्माण करेगी, जहाँ पर
पर बोध कूटनीति की बात कर, हम लोग पहले क्या करते थे, पड़ोस कूटनीति की बात करते थे, पड़ोस नीति की बात करते थे, बड़े भाई की कूटनीति की बात करते थे, पूर्व की और देखो नीति की बात करते थे, हम धर्म सांस्कृतिक विरासत की बात करते थे, सांस्कृतिक और धार्मिक संबंधों की बात करते, जिसमें बौद्ध सर्किट एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। हम प्राचीन सभ्यताओं से भी एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित किए। अगर हम बात करें, ये 800 साल पहले भी हासिल कर रखे थे हम लोग। पहले भी हम दक्षिण के राज्यों को देखते थे, वियतनाम, कंबोडिया, इन सब राज्यों में अपने विस्तार किए थे। अब इन सब चीज़ों के साथ हम बात करते हैं दक्षिण पूर्व एशिया के अलावा। ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल जैसे देश भी हैं जो बौद्ध धर्मावलंबी वाले देशों के अलावा इनमें शामिल किया जाएगा। उधर अंतर्राष्ट्रीय फलक पर जिस तरीके से तिब्बत मुद्दा गर्म हो रहा है को लेकर भी भारत सतर्क है, ताकि हम भारत और चीन के संबंधों को बेहतर कर सके। अमेरिकी सांसद इस प्रकार से जब आएंगे, इसका व्यापक बदलाव देखने को मिलेगा। यह प्रीलिम्स फैक्ट के साथ साथ मेंस फैक्ट भी आपको काम देगा। यहाँ पे इनपुट करना मैं भूल गया, कोई बात नहीं, होता है। अब देखिए, इसको लिए पीटी फैक्ट याद रखना है। इसके लिए पीटी फैक्ट आपको स्पेस करना, जिससे साइपर स्पेस के लिए संयुक्त सिद्धांत लाया गया। वर्तमान सीडीएस कौन है? चौहान जी हैं। उनके जनरल अनिल चौहान के द्वारा साइबर स्पेस अभियानों के लिए कमांडो मार्गदर्शन के लिए संयुक्त सिद्धांत डॉक्ट्रिन जारी किया। यह सिद्धांत ऐसा महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो क्या करेगा, मौजूदा जटिल सैन्य अभियानों की तरह साइबर जगत में संचालन कमांडो कर्मचारी पेशेवरों की मार्गदर्शन करेगा। ध्यान रखिएगा, यह करेगा। इसके अतिरिक्त साइबर अपराध कहने, साइबर हमला आप लोग सुने होंगे। उस तरीके का जब भी स्थिति आएगी तो हम उसके लिए बेहतर तकनीक, नवाचार, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को क्रिएट कर रखें और हम अपने संप्रभुता को स्थिर रखें। इसके लिए यह संयुक्त अभियान चलाया जाएगा। इसको समझने की प्रयास। देखिए, केस स्टडी समझिएगा। अगर प्रशासनिक प्लस राजनीतिक उत्तरदायित्व और जब हम जवाबदेहिता की कमी देखते हैं ना, देयता की कमी देखते हैं, तो इसी प्रकार की घटना आपको देखेगी। बिहार में लगातार पुल गिरा है, इससे कुछ पिछले वर्ष भी पुल गिरा, फिर भी लाल फीताशाही इस प्रकार से हावी होती है कि हम पुल के निर्माण के सार्वजनिक मंशा को भी नहीं समझ सकते। इससे क्षति क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे प्रभाव देता है। इससे अगर इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो राज्य के नागरिक आप पर कभी विश्वास नहीं कर पाएंगे। ये सबसे होता है कि गुणवत्ता को बेहतर बनाए रखने की आवश्यकता होगी। आपको देखिए, यहाँ समझनी होगी, उत्तरदायित्व और जवाबदेहिता सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है लोकतंत्र बहाली के लिए। हम प्रशासनिक भ्रष्टाचार की बात करते हैं, राजनीतिक भ्रष्टाचार की बात करते हैं, पर आपको यह समझना होगा लोकतंत्र की आस्था क्या होती है, उत्तरदायित्व और जवाबदेहिता। अगर हम इसको ही जीवित नहीं रख पाएंगे तो प्रशासन में हम कैसे उत्तरदायित्व की बात कर पाएंगे या जवाबदेहिता की बात कर पाएंगे। यह सबसे इम्पोर्टेंट। आपको ब्लैक लिस्टेड करनी होगी कंपनियों को। इस प्रकार की जो भी कंपनियां रहती हैं उसमें भाई भतीजावाद का कॉन्सेप्ट अपनाने से दूर रहना होगा। देखिए, किसी भी मंशा से कारण हो सकता है, इसकी प्राथमिक जांच होनी चाहिए, बाकायदा उस पर ट्रायल होनी चाहिए, सार्वजनिक स्तर पर उसकी सारी फाइलें ओपन होनी चाहिए ताकि जनता उसके ना बहाल कर पाए। इससे भी पहले पुल गिर चुका था, पहले 4 जून को सुल्तानगंज में ये पुल गिर चुका है। तो इस प्रकार की लगातार घटना, इसे केस स्टडी आप देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। देखिए, यह वीडियो बिल्कुल यूट्यूब पर फ्री है, लेकिन प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू ओरिएंट की पॉइंट प्राप्त करने के लिए और वीकली टेस्ट में भाग लेने के लिए जो संडे को 11 AM में होता है, उसमें भाग लेने के लिए आपको 599 पेड करना होगा प्लस टैक्स, जो कुल 614 रुपया होता है। 1 ईयर की वैलिडिटी साथ इसे प्राप्त कर सकते हैं। अभी तक जो लोग नहीं जुड़े हैं, हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस में अगर आप लोगों को लगता है कि करंट मेरा कमज़ोर है, मैं पीटी और मेन दोनों स्तर पर कमज़ोर हूँ, मुझे ठीक से चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, तो इस पैकेज को जरूर आप लोग परचेज़ कीजिए और लगातार इस पर काम कीजिए। आपका सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है। देखिए, एक महत्वपूर्ण है, जीवाश्म ईंधन पर घटे हैं निर्भरता। देखिए, डोमिनिका राज्य है ना, जीवाश्म ईंधनों को पूरी तरह से उपयोग बंद करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो पीटी फैक्ट तो आपको यही प्रश्न पूछेगा। जो डोमिनिका गणराज्य है, ये अपनी नई ऊर्जा नीति के तहत डोमिनिका के समस्त बिजली आवश्यकताओं को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से पूरा करने का फैसला किया। हालांकि यह छोटा देखिए देश है, पर इसकी दूरदर्शिता देखिए कि यह क्या उपदेश देना चाह रहा है विश्व को, कि हम पूर्णतः निर्णय लेने के लिए तैयार है।
जीवाश्म ईंधनों की जो क्षति हो रही है प्रकृति को, उसके आधार पर हम अंश मात्र योगदान यह कर सकते हैं कि हम कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस निर्भरता समाप्त करके यह कदम डोमिनिका ने पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की है। अब देखिए फुटप्रिंट, कार्बन फुटप्रिंट कम होगा, इससे क्या होगी, अर्थव्यवस्था दीर्घकालिक स्थिरता आएगी। डोमिनिका ने 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। शुद्ध शून्य की बात करता है कि हम कार्बन जीरो एनिमेशन करेंगे। तो यह हालांकि वैश्विक कार्बन उत्सर्जन की अपेक्षा की कम योगदान के बावजूद डोमिनिका जो जलवायु परिवर्तन प्रति एक संवेदनशील वाला देश रहा है। ध्यान रखिएगा, जलवायु इसकी भूमिका आपको कार्बन उत्सर्जन में इसकी भूमिका बहुत कम है, फिर भी यह बेहतर कार्य कर रहा है, जो आपको एग्जाम्पल सेट कर रहा है अन्य राज्यों के लिए कि आपको करना क्या है। अब यहीं पर 2050 तक डोमिनिका फसलों के 30% की कमी करेगा। अब ये यहाँ ध्यान रखिएगा, यह जलवायु परिवर्तन संबंधी ठोस नीतियों के अभाव के कारण यह बातें कर रहा है। यहाँ पर वो कमी करेगा, गरीबी वृद्धि, पर्यटन में कमी, आपदाओं में वृद्धि, ये सब बातें इसके द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के सहारे ऊर्जा निर्भरता करेगा, ये सब बात करता है। जीवाश्म ईंधन के दोहन के वातावरण, कार्बन डाइऑक्साइड, अनग्रीन मोटी जमा, ये सब बात हो रही है। कुल मिलाकर यही सब बातें की जा रही है। अब देखिएगा इससे इम्पॉर्टेंट क्या है आपको लिए, भारत में क्या स्थिति है, तो इसको समझने की आवश्यकता। भारत में अगर हम बात करें तो भारत की ऊर्जा आवश्यकता, जिसमें मैंने कल भी चर्चा किया था, अगर आप लोग कल का वीडियो देखे हैं तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। इसमें मैंने कुछ चर्चा की है, कुछ बातें की है, तो आपको समझने की आवश्यकता होगी। भारत कुल मिलाकर 3 प्रकार, शुद्ध, नवीकरणीय, गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा, हरित ऊर्जा, हर CO2 उत्सर्जन के लिए ऊर्जा लक्ष्य निर्धारित करता है। जहाँ 2070 की बात करते हैं, 2030 की बात करते हैं, 2030 तक 500 गीगावाट की बात करते हैं, 2030 तक 5 मिलियन टन हरित उत्पादन की बात करते हैं, और CO2 उत्सर्जन के लिए 2030 का CO2 उत्सर्जन 1 बिलियन टन को कम करने की बात करते हैं। इसी में आपको याद होगा COP26 की बात करते हैं, जो ये इसी से जुड़ा हुआ है, पंचामृत घोषणा करता है, जिसके माध्यम से लक्ष्य निर्धारित करता है। और डिक्लेरेशन जो है ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट जो है, उसके अनुरूप भारत के स्वच्छ ऊर्जा हासिल करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करता है। भारत जैसे बड़े देश में अगर इस प्रकार के कार्य हो रही है, अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनने की आवश्यकता है। स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने की राष्ट्रीय परिस्थितियों दृष्टिकोण को देखा जा सकता है। ये सब बातें हो रही। ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट जो है उसके अनुरूप भारत में जिम्मेदारियों को निर्वहन के जलवायु हस्तांतरण, कम जलवायु प्रौद्योगिकी हासिल करने की बात करता है। ये सब चीज़ें उभर कर सामने। जब हम 2026 के सत्र की बात करते हैं, जो मैंने अभी ऊपर लिखा है वही बातें यहाँ भी लिखी गई। बस आपको ध्यान रखना, अपडेट रहना। मैं बार बार जब भी बात करता हूँ जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर, स्वच्छ ऊर्जा की बात करती, पंचामृत योजना को आप बिना बताए हुए आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो आपको इसकी आवश्यकता होगी। इसको जरूर आप लोग सेट कीजिएगा। अब देखिए, मनरेगा मजदूर के तहत अधिक मजदूरी देने की वकालत किया है कौन? भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा। तो मुझे PT फैक्ट में इसके वर्तमान निदेशक कौन है मुझे बताइएगा। अब उद्योग संगठन ने कहा कि 20 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्तियों को मामूली कर राहत देनी चाहिए। बजट आपको 2024-25 आने वाला है, तो उस पर बातें हो रही है। अंतरिम बजट पहले फरवरी में आ चुका, सरकार गठित हो गई तो पूर्ण बजट आएगा, तो इसको लेकर ध्यान रखना। अब है कि मनरेगा मजदूरी वर्तमान में कितना है? 263 रुपये, 267 रुपये आपको न्यूनतम मजदूरी से बढ़ाकर 375 किया जा सकता है, ऐसी बात की जा रही है। देखिए, अगर किसी गरीब के हाथ में क्या होता है, पैसे में वृद्धि की जाती है ना, मान लीजिए 50 रुपया वृद्धि किया गया पर डे के हिसाब से, तो इसके पास कितना रुपया है? 1500 रुपया महीने का आया। अगर एक व्यक्ति काम कर रहा है, अगर उसके घर में 3 व्यक्ति काम कर रहा है, तो 45 रुपया उसके यहाँ आएगा। तो ध्यान रखिएगा, इससे क्या होता है, अगर हम इस अमाउंट की राशि को देखें तो यहाँ पर समझने की आवश्यकता होगी। जब रुपये लोगों के हाथ में आते हैं ना, वो क्या करता है, गरीब लोगों की बात होती है, सबसे पहले वो अपने खाद्य सामग्रियों को खरीदता है, खाद्य सामग्रियों को खरीदता है, जिससे खाद्य मुद्रास्फीति को हम कंट्रोल कर सकते हैं, खाद्य के डिमांड को बढ़ा सकते हैं, जिससे मार्केट में अन्य भी इससे जुड़े हुए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होते हैं। अर्थात करने का मतलब निवेश होगा, निवेश के साथ डिमांड बढ़ती है, डिमांड के साथ पूर्ति की जाती है। अब यह उसके बाद दूसरा करेगा, खाद्य सामग्री की पूर्ति करेगा, उसके बाद वो एसेट का निर्माण करेगा। एसेट में बहुत सी चीज़ें शामिल होती हैं, केवल बड़े बड़े चीज़ें का निर्माण नहीं। वो क्या करेगा, अपनी बकाया पूंजी की क्या करेगा,
पूर्ति करेगा। जो पूंजी वो ले रखा है बकाया किसी रूप से, वो कार्य करने के लिए वो पूंजी की पूर्ति करेगा। कर्ज मुक्त होगा तो वो क्या होता है, दबाव मुक्त होता है, दबाव मुक्त में काम करता है और इस प्रकार से उसका विकास होता है। वो अपने घर में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए काम करता है। अब यह चीज़ें समझिएगा, जब ये मार्केट में पैसा आता है तो निवेश होता है। निवेश में आपको सर्किल बताया। निवेश देखिए, इसको ब्रॉड एस्पेक्ट कर लीजिएगा। मान लीजिए 5 करोड़ मजदूर हैं, मान लीजिए 5 करोड़ के घर में आपको 45 रुपये प्रत्येक के घर में आता है, तो कितना करोड़ रुपया आएगा सोच के देखिएगा। वो क्या होता है, मार्केट में ही निवेश होता है किसी न किसी रूप से, खाद्य पूर्ति के तौर पर, खाद्य सामग्री खरीद के तौर पर, एसेट के पूंजी के तौर पर या अन्य किसी रूप से। तो निवेश जब मार्केट में होता है तो क्या होता है, पूंजी निर्माण होता है। पूंजी निर्माण होता है तो क्या होता है, उद्योगों का निर्माण होता है। उद्योग क्या करेगा, डिमांड के अनुसार सप्लाई करेगा और डिमांड के आधार पर सप्लाई करता है तो फिर क्या होता है, फिर मार्केट रोटेशन करता है, फिर लोगों को रोज़गार प्राप्त होता है, अन्य लोगों को रोज़गार प्राप्त होता है। तो ये व्यापक धारणा मत समझिएगा कि संकीर्ण धारणा नहीं समझिए कि मजदूर, मनरेगा के मजदूर बढ़ जाने से उसको केवल उसके व्यक्तिगत स्तर पर लाभ नहीं होता है, अन्य भी जो उससे जुड़े हुए मामले हैं, सोसाइटी के अन्य जो आर्थिक इकोनॉमी जुड़े हुए मामले होते हैं सभी पर लाभ होता है। इसको समझने की आवश्यकता है। व्यापक रूप से अगर हम बात करें, रोटेशन, बाजार का रोटेशन स्टार्ट होता है जिसको हम बार बार चक्रीय बाजार के तौर पर देखते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यह आर्टिकल है, आपको पढ़ने की आवश्यकता है, इसको समझने की आवश्यकता है। इसमें जो कुछ बातें की गई हैं, मुद्रास्फीति की बात की गई है, आपको ये सब चीज़ें बात की, बेरोजगारी की समस्या बात की गई। यह लेख आपको स्वयं से पढ़ने की आवश्यकता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसमें हम लोग विगत बातें नहीं की। हम 2024-25 में हम बात करें, वैश्विक मंदी की स्थिति की बात कर रखे हैं, पहले भी बात की जा चुकी है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा स्वयं से पढ़ने के लाभ क्या होगा। देखिए यह है जिसे आप लोग स्वयं से भी पढ़कर अपना मानसिक जो क्षमता उसको विकसित कर सकते हैं, जिसमें आपको कुछ पॉइंट नोट डाउन करना है, उसका निष्कर्ष लिखकर आपको कमेंट सेक्शन में कहाँ पर भेजना है, युक्ति आइज के ऐप पर जाइएगा। ऐप में कम्युनिकेशन ग्रुप है, जो लोग ज्वाइन होंगे वहाँ पर ऐड हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग वहाँ भेजिएगा कम्युनिकेशन ग्रुप में इस लेख का पॉइंट आउट करके, और ज़्यादा लंबा नहीं, 150 से 200 शब्दों में ही लिखने का प्रयास कीजिएगा। पॉइंट आउट करिएगा, जितना भी इसका टॉपिक होता है उसके निष्कर्ष अपना जरूर लिखिएगा। इससे निष्कर्ष क्या समझे कि तकनीकी कौशल पर मंदी की मार कैसी होगी, किस प्रकार से चीज़ों को हम समझ सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे फिर हम कल मिलेंगे, क्योंकि आज लेट हो गया, किसी कानून में किसी दबाव में काम कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल, तो फिर भी कोशिश करेंगे चीज़ों को सॉर्ट आउट करने का। ठीक है ना? चलिए धन्यवाद, जय हिंद।